चलिए, let us resume with our lecture on solution. In the last lecture, I had explained you about the concept of osmotic pressure. मैंने पिछले लेक्चर में आपको osmotic pressure के बारे में बताया था और बताया था how we used to calculate the osmotic pressure. किस तरीके से osmotic pressure को निकाला जाता है. And now we'll learn about the concept of hypertonic, hypotonic and isotonic solution. Hypertonic solutions, hypotonic solution and isotonic solution. इन तीन तरह के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. मैं बड़े डिटेल में एलाबोरेट करूंगा. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद आवर आर्टिकल आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. मैं लिखता हूं आइसोटोनिक, hypertonic and hypotonic. इन तीन तरह के सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. चलिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना सिखाया था. मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं. अगेन जस्ट इमेजिन ए बीकर, एक बीकर इमेजिन कर लिया जाए. And let me put an inverted funnel into that beaker. इस बीकर में एक इन्वर्टेड फनल डाल दी जाए. In that manner, इस तरीके से मैंने यहां पर एक इन्वर्टेड फनल ले ली है और इस फनल में मैं क्या करता हूं, वी यूज टू ऐड ए सॉल्यूशन इनटू इट. इस फनल में हम सॉल्यूशन डालते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर में कैलकुलेट करना होता था. हम यहां पर नीचे एक पार्चमेंट पेपर पार्चमेंट पेपर कह रहा हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते थे, जिसे मैं कलर कर देता हूं. दैट पोर्शन रिप्रेजेंट्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. that represents SPM, semi permeable membrane. and हम ऊपर से एक सॉल्यूशन डालते थे. now let me add a solution of urea. for example, मैं यूरिया का सॉल्यूशन ले लेता हूं. यूरिया सॉल्यूशन इसके अंदर डालता हूं. and let me fill that solution up to that level. इस लेवल तक मैं इसको भर देता हूं. that beaker fill up of urea solution. now we had taken that solution at a temperature T. रूम टेम्परेचर पर लिया या टेम्परेचर T पर लिया. मैं लिखता हूं at टेम्परेचर T और इसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली C1. देखिए, मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन द टू फैक्टर्स, एक टेम्परेचर और दूसरा कंसंट्रेशन. टेम्परेचर मैंने T मान लिया, कंसंट्रेशन मैंने C1 मान ली. नाउ अब इस कंडीशन पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा इनिशियली. अभी और कोई प्रेशर नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है.
इस हाइट की वजह से जो प्रेशर है दैट इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. And let's assume hydrostatic pressure H rho G. And now let me add a pure solvent into the beaker. मैं बीकर में प्योर सॉल्वेंट ऐड कर देता हूं. ना जैसे ही मैं बीकर में प्योर सॉल्वेंट ऐड करूंगा, across this semi permeable membrane there is a difference in the concentration. डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है. Due to a difference in the concentration, the solvent molecules will start penetrating from outside that funnel into the beaker, into the funnel. इस funnel के बाहर से solvent molecules penetrate करना start कर देंगे into the funnel through this semi-permeable membrane. And during that process, in order that इस प्रोसेस के दौरान these molecules will exert some pressure. Solvent molecules will exert some pressure on that semi-permeable membrane. And that pressure due to the osmosis we call it as osmotic pressure. इस osmosis की वजह से जो pressure लगता है उसे हम बोलते हैं osmotic pressure. Now खास बात, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लगता है और ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे से ऊपर की तरफ लगता है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं. पर इनिशियली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर काफी कम होता है. इट इज नॉट सो स्ट्रांग, बहुत ज्यादा नहीं होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर काफी अधिक होता है और इस वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की तरफ जाने लगते हैं. दिस मॉलिक्यूल्स स्टार्ट पेनिट्रेटिंग इनसाइड द फनल और इस वजह से इस फनल का लेवल इंक्रीज करने लगता है, फनल लेवल बढ़ने लगता है. और लेवल जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हाइट बढ़ती है. हाइट के बढ़ने से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ने लगता है और एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है. And in that manner we used to calculate the osmotic pressure. H हमें पता है, rho हमें पता है, G हमें पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल देते हैं. यहां से मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को एक तरीके से और डिफाइन करता हूं. ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं एक तरीके से और डिफाइन करता हूं. The pressure, the minimum pressure required to nullify the effect of osmosis is termed as osmotic pressure. वह प्रेशर जो हमें इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए, that pressure is also termed as osmotic pressure. जो प्रेशर हमें इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए उस प्रेशर को भी क्या कहा जाएगा? It is termed as osmotic pressure. कितना प्रेशर चाहिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए? पाई. अगर पाई प्रेशर लगेगा तो ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा. इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एट रैंडम कंडीशन, ये रैंडम कंडीशन पर होता है या इनिशियली होता है? पर
दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। कुछ समय बाद डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है और अब कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ पेनिट्रेट नहीं करते। और इस वजह से हम इसको एक तरीके और से डिफाइन करते हैं, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए चाहिए उसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाएगा। भाई कितना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसको रोक रहा है, और जैसे ही वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है और ऑस्मोसिस रुक जाता है। तो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ लेट्स सपोज इस यूरिया का एट टेंपरेचर T पर कंसंट्रेशन C1 पर osmotic pressure comes out to be 5। osmotic pressure हम मान लेते हैं pi1। और एक और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं। सेम सेटअप को डेवलप करते हैं। इन्वर्टेड फिनल, and now this is my glucose solution। यह मेरा एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन। खास बात, इसका भी मैंने टेम्परेचर सेम रखा है एट टेम्परेचर T1 और इसकी कंसंट्रेशन को मैंने माना है C2। अब मैं इसमें अगेन ऊपर से ग्लूकोज सॉल्यूशन डालता हूं और नीचे यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, and let me fill that solution up to that level। इस लेवल तक इसको भर देता हूं और अगेन इनिशियली इसमें भी सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा और कोई प्रेशर नहीं होगा। इस सॉल्यूशन की हाइट की वजह से प्रेशर लगेगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पर एंड दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा ऑन दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनिशियली। और अब मैं इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट डाल देता हूं। नाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डालने से व्हाट विल हैपन, there will be a difference in the concentration across this semi permeable membrane। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा और इस वजह से यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेंगे और इस वजह से यहाँ पर इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रेशर लगेगा जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इनिशियली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो काफी कम है पर ऑस्मोटिक प्रेशर काफी ज्यादा है।
इस वजह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट कर जाएंगे। इनिशियली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहा सर H रो जी, और इनफैक्ट मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहा होगा कुछ H रो जी, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, और ऑस्मोटिक प्रेशर रहा होगा पाई। कौन सी कंडीशंस पर? सेम एट रैंडम कंडीशंस इनिशियली, जब हमने इनिशियली प्रोसेस स्टार्ट करा है, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। एंड लेट्स सपोज इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया पाई 2। लेट्स सपोज इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया पाई 2। हमने दोनों सॉल्यूशंस का इस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया। अब हम कहते हैं if concentration of glucose is greater than the concentration of urea, अगर C2 C1 से बड़ा है, टेम्परेचर तो दोनों जगह सेम है, कंसंट्रेशन अलग अलग है, C2 C1 से बड़ा है, देन उस कंडीशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1। मतलब ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। इन दैट मैनर वी कैन कंक्लूड, इस बात को हम इसी समय कंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को कुछ इस तरह के सेटअप में ले लेता हूं। बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने दोनों का पहले इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला पाई 2, दोनों का टेम्परेचर सेम रखा T, कंसंट्रेशन अलग अलग रखी। मैं कहता हूं अगर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की ज्यादा है, C2 बड़ा है C1 से, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ग्लूकोज का ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिया से, क्योंकि हमें पता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। हमें पता है पाई जो होता है दैट इज इक्वल्स टू CRT। अब मैं क्या करता हूं, एक तरफ मैं ग्लूकोज सॉल्यूशन ले लेता हूं और एक तरफ मैं यूरिया का सॉल्यूशन ले लेता हूं। इसी कंसंट्रेशन C1 है, इसी कंसंट्रेशन C2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है। Now, what will happen? इस सिचुएशन में क्या होगा? C1 C2 से छोटा है, C1 की कंसंट्रेशन कम है, C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। Now, at that situation, the solvent molecules will start penetrating from this side, from the urea side to the glucose side। यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां की तरफ पेनिट्रेट करेंगे क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन कम है और यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। And now that solution which is having a higher osmotic pressure, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, that solution will be termed as hypertonic solution।
इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। हम कहेंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू दैट यूरिया सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन इज हाई, एक मिनट गलती हो गई है, यहां पर लो की जगह हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन और इधर लो कंसंट्रेशन। Now that glucose solution will be termed as hypertonic solution to that urea solution. जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दूसरे के मुकाबले कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होता है, और इस वजह से उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। That solution will be termed as hypotonic solution. Glucose will be termed as hypertonic solution, hypertonic solution. मैं लिखता हूं, that will be termed as hypertonic solution, and that solution will be termed as hypotonic solution. इस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहा जाएगा। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसे हाइपोटोनिक कहा जाता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे हाइपरटोनिक कहा जाता है। हाइपर मींस ज्यादा, टोनिक मींस कंसंट्रेशन। जिसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वो हाइपरटोनिक होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी वो हाइपोटोनिक कहलाया जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। In that manner, we used to conceptualize about the hypertonic and hypotonic solution. You please copy down first, इसको फटाफट कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं एक और माध्यम से, एक और तरीके से हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं। Let me explain by one more method. एक मेथड और एक और मेथड के हिसाब से मैं बताता हूं। You please copy down first, फटाफट इसे कॉपी कर लिया। चलिए, now let's move on. मैं इसी समय इसको एक और तरीके से बताता हूं।
चलिए अब मैं इसी बात को दूसरे तरीके से बताऊंगा. जस्ट इमेजिन अ बीकर. एक बीकर इमेजिन कर लिया जाए एंड लेट मी ऐड एक सॉल्यूशन इनटू इट. और उस सॉल्यूशन में, उस बीकर में सॉल्यूशन को ऐड कर दिया जाए. Let me fill that solution by high concentrated solution. इस सॉल्यूशन के अंदर मैं इस बीकर के अंदर मैं एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दूंगा. नाउ लेट मी ऐड सम ग्रेप्स इनटू इट और लेट मी ऐड आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स इनटू इट. मैं आरबीसीज रेड ब्लड सेल की बात करता हूं. मैं इसमें कुछ ग्रेप्स या कुछ रेड ब्लड सेल्स को ऐड कर देता हूं. दैट इज माय हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. और इसके अंदर मैं कुछ रेड ब्लड सेल्स डाल देता हूं. These are my some red blood cells. मैंने इस तरीके से इसके अंदर कुछ रेड ब्लड सेल्स डाल दिए या कुछ ग्रेप्स डाल दिए. Now what will happen? इस कंडीशन पर क्या होगा? हम कहते हैं that outer covering of red blood cell or the outer covering of the grapes will act as a semi-permeable membrane, and once again there is a difference across this semi-permeable membrane. इस semi-permeable membrane के across एक difference है. बाहर high concentrated solution है और अंदर low concentrated solution. अंदर जो कंसंट्रेशन है वह कम है, बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है. एंड एट दैट सिचुएशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग या विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स टू द सॉल्यूशन. इस रेड ब्लड सेल से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. वो रेड ब्लड सेल में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे, सॉल्यूशन में आने लगेंगे, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आने. एंड एट दैट सिचुएशन रेड ब्लड सेल्स विल श्रिंक. वे सुखड़ जाएंगे, दे विल श्रिंक. एंड दैट हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन will be termed as hypertonic solution. इस कंडीशन में इस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. In that situation, that solution will be termed as hypertonic solution. मैं इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं. A solution having high concentration with respect to another solution. कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा एंड हेंस हैज ग्रेटर ऑस्मोटिक प्रेशर. इसी समय मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके सामने रखता हूं. फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ NaCl having concentration
having concentration greater than 9% weight by weight is hypertonic to our blood. जो सॉल्यूशन है NaCl का, अगर उसकी कंसंट्रेशन 9% से ज्यादा हो वेट बाय वेट, देन दैट सॉल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक टू आवर ब्लड. हमारे ब्लड के साथ वह हाइपरटोनिक होगा. सिमिलरली एक कंडीशन और इमेजिन करी जाए. अब मैं क्या करता हूं, एक बीकर और लेता हूं और उसमें लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डालता हूं. ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन काफी कम है. लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और उसमें मैं अगेन कुछ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स या कुछ ग्रेव्स डाल देता हूं, कुछ इस तरीके से. Now, what will happen? That is my low concentrated solution. यह मेरा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है. अंदर जो सॉल्यूशन है आरबीसीज के अंदर या ग्रेव्स के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. दैट इज हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. बाहर कंसंट्रेशन कम है and its covering will act as a semi permeable membrane. SPM का काम करेगी, और इस SPM के अगेन there is a difference in the concentration. इस SPM के अगेन SPM के क्रॉस कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, and again osmosis will occur. Osmosis होगा, and now in that condition solvent molecules will flow inside the RBCs, will penetrate into the RBCs, into the red blood cells. Solvent molecules in red blood cells में अंदर चले जाएंगे, and that's why in that condition that blood cell will swell. red blood cell मोटे हो जाएंगे, सूज जाएंगे, swell हो जाएंगे. यहां पर red blood cell shrink होने थे. मैं लिखता हूं, red blood cells will shrink as solvent molecules will come out from RCB, red blood cell, RBC, to solution. To high concentrated solution. और इस कंडीशन में क्या होगा, दिस रेड ब्लड सेल विल स्वेल, थोड़े थोड़े मोटे हो जाएंगे, सूज जाएंगे. क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स RBCs will swell as solvent molecules will penetrate into RBC, and we call it as edema. इसे हम edema कहते हैं. That is a disease.
जिनके रेड ब्लड्स आरबीसीज सूज जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एज एडेमा. दैट इज ए कंडीशन ऑफ एडेमा. और that solution will be termed as hypotonic solution. Hypotonic solution. Hypo means कम, tonic means concentration. वह solution जिसकी concentration कम है, hypotonic solution. वह solution, a solution having low concentration with respect to another solution and hence has less osmotic pressure इसका osmotic pressure भी कम होगा, is termed as hypertonic. इस तरीके को सॉल्यूशंस को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा. यहां पर a solution having high concentration with respect to another solution hence has greater osmotic pressure. यहां पर a solution having low concentration with respect to another solution and has less osmotic pressure is termed as hypotonic. For example, यहां पर solution having greater concentration than 9%, a solution of NaCl, having low concentration then 9% weight by weight is hypotonic with our blood. That will be hypotonic. हमारे ब्लड के साथ हाइपोटोनिक होगा. एक एग्जांपल और लिख देता हूं. 0.5 molar glucose will be hypotonic with उल्टा लिख देता हूं. 0.5 molar यूरिया will be hypotonic with 1 molar glucose solution. 0.5 मोलर जो है 1 मोलर ग्लूकोज के साथ हाइपोटोनिक होगा. और यहां पर हम लिख देते हैं 1 मोलर स्मॉल m ग्लूकोज सॉल्यूशन is hypertonic with 0.5 molar urea solution. जो 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब हाइपोटोनिक. इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ये हाइपोटोनिक. In that manner, we can also define this hypertonic and hypotonic solutions. इस तरह की डिजीज को एडेमा कहा जाता है. You should be kept in mind. कई बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो प्लीज कॉपी डाउन फास्ट, फटाफट कॉपी कर लिया जाए. इसके बाद मैं लेट मी एक्सप्लेन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसके बाद मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझाता हूं. यू प्लीज कॉपी डाउन फास्ट.
चलिए, now let us discuss isotonic solutions. मैंने दोनों तरीके से आपको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझा दिए. आई होप इट विल बी क्लियर टू यू ऑल. और अब मैं समझाता हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, समझेंगे. आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हम कहते हैं two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called as isotonic solutions. Two solutions having same osmotic pressure at a given temperature are called as isotonic solutions. ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक कहा जाए. वह सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बराबर है, तो उस तरीके के सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाएगा. वह सॉल्यूशंस उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा. और अगर ऐसे सॉल्यूशंस को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करें, सपोज यहां सॉल्यूशन ए, यहां सॉल्यूशन बी, एंड इफ osmotic pressure of A and B is same, then they are termed as isotonic solution. तो इन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाए. अब खास बात, at that condition no solvent molecules will penetrate or no solvent molecules will transfer to any side. solvent molecules का कोई मूवमेंट ही नहीं होगा. no migration of solvent molecules take place. and when these two solutions are separated by SPM, separated by SPM, no motion or no movement of solvent molecules will take place. will take place. वहां पर किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कोई माइग्रेशन नहीं होगा.
नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल टेक प्लेस, कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, इनफैक्ट इट इज एन डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। खास बात, जब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होगा? जब दोनों की मोलैलिटी सेम हो, दोनों की कंसंट्रेशन सेम। मतलब the two solution will have same osmotic same concentration. The two solution will have same concentration. उन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी सेम होगी। अब याद रखा है, जब भी न्यूमेरिकल सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, याद रखा जाए, जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते वक्त आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो, दैट मींस उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनकी मोलैलिटी कंसंट्रेशन सेम होगी, और हम उन दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स को इक्वेट कर देंगे। दैट इज ऑल अबाउट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वह सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट, 9% weight by weight solution of NaCl. Solution of NaCl is isotonic with our blood. यह हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होगा, मतलब जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वही प्रेशर हमारे ब्लड का होगा, वही ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड का होगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर इज 9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl का होगा। 9% से ज्यादा होगा तो वह हाइपरटोनिक, 9% से कम होगा तो वह हाइपोटोनिक। That is all about these three solutions: isotonic, hypertonic and hypotonic solutions. You please copy down fast, फटाफट कॉपी कर लिया जाए, फिर मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताता हूँ। चलिए ना, अब यहां पर हम कहते हैं टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए पॉलीमर्स का, बायोमॉलिक्यूल्स का, प्रोटीन्स का, बेसिकली वह मॉलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए वी यूज टू यूज आर ऑस्मोटिक प्रेशर। बड़े बड़े प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का, मैक्रोमॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करा जाता है। हम बाकी चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में से सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं, बाकी तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का यूज कभी नहीं करते।
We used to say among four colligative properties, osmotic pressure is used to determine, to calculate the molecular mass of proteins, polymers और मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब सवाल उठता है क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर का उपयोग क्यों करा जाता है टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। समझाता हूं, देखिए बड़े ध्यान से समझा जाए। कई बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। मैं क्वेश्चन में लिखता हूं फिर, एक्सप्लेन व्हाई अमंग द फोर colligative properties only osmotic pressure is used to determine the molecular mass of macromolecules such as proteins, polymers, etc. क्यों ऐसा क्यों होता है, इन्हीं का उपयोग क्यों करा जाता है? भाई चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चारों में से किसी का भी यूज करा जा सकता है, पर हमेशा इसी का उपयोग क्यों करा जाता है मैं समझाता हूं। देखिए जो बाकी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, मैंने बताया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल टू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पर ही एप्लीकेबल होती हैं और डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए जो बाकी तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैग्नीट्यूड होता है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए बेहद कम होता है, काफी छोटा होता है। और उस छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करते समय, डिटरमाइन करते समय, देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एरर्स। उसको मेजरमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरी बात, जो बाकी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसमें मोलैरिटी टर्म का यूज होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी टर्म का यूज होता है। मोलैरिटी समाव थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है कैलकुलेट करना मोलैरिटी के कंपैरिजन में। मोलैरिटी समाव इजी टू कैलकुलेट, टू ऑपरेट करने में भी मोलैरिटी आसान है। तीसरी बात, बाकी तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वी हैव टू हीट, वी हैव टू सप्लाई द हीट टू द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा, पर ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करते समय हमें सॉल्यूशन को हीट नहीं करना पड़ेगा। अब होता क्या है, जो हीटिंग फिनोमेना होता है कई बार हीट करने पर, जब हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो हमें वहां पर सब कुछ ना कुछ टेम्परेचर का रोल होगा, कुछ ना कुछ हीट का रोल होगा। और उस दौरान क्या होता है, कई बार कुछ पॉलीमर्स में चेंजेस आ जाते हैं, कई बार कुछ पॉलीमर्स टूट जाते हैं, कुछ पॉलीमर्स जुड़ जाते हैं, वहां पर पॉलीमर्स में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाने से पॉलीमर्स में, प्रोटीन्स के
शेप में, साइज में, केमिकल बिहेवियर में चेंज आ जाता है। और इस वजह से उस केमिकल बिहेवियर में, उस नेचर में चेंज आने की वजह से वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। टेम्परेचर चेंज होने से उनके पॉलीमर्स, प्रोटीन्स का जो नेचर है वो बदल जाता है और उस वजह से उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी परिवर्तन आ जाता है। पर ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते समय हमें कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, कोई हीटिंग फिनोमिना, कोई उसकी हेल्प नहीं चाहिए। टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं रहता है इतना खास। और इस दौरान ना तो उसका कोई बिहेवियर चेंज होता है, ना कोई नेचर चेंज होता है। इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा कैलकुलेट किया गया मॉलिक्यूलर मास ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू द अदर 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बाकी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के द्वारा निकाला गया मॉलिक्यूलर मास इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा होता है। क्यों? 3 कारण बताए। बाकी 3 की मैग्नीट्यूड छोटा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड काफी अच्छा होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए भी उसका मैग्नीट्यूड काफी अच्छा खासा होता है। दूसरा, वहां पर मोलैरिटी है, यहाँ पर मोलैरिटी है। और तीसरा, हीटिंग फिनोमेना होने से उसके नेचर में परिवर्तन आ जाता है। पर ऑस्मोटिक प्रेशर के दौरान ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता। मैं लिखता हूं, the magnitude of other 3 colligative properties is very low for diluted solutions and hence it is difficult to measure. इसको मेजर करना डिफिकल्ट होता है। While and hence has more chances या more probability of getting error. But the magnitude of osmotic pressure is quite high for diluted solutions also. Moreover, rest 3 colligative properties involve a heating effect which sometimes led to the change in behavior change in nature लिखते हैं of macromolecules. Molecules, but osmotic pressure do not involve any such effect. लीजिए, that's why
ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, और ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा कैलकुलेट किया गया ऑस्मोटिक मॉलिक्यूलर मास ज्यादा एक्यूरेट आता है एज कंपेयर टू द अदर थ्री कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. You please copy down fast and then let me explain the concept of reverse osmosis. आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आपको सिखाता हूं. You please copy down fast, फटाफट.